जैसे ही ये लड़का अपनी आंखें खोलता है, वो सुन्न रह जाता है। वो अब अपने शरीर में नहीं है। वो एक बारबेरियन बन चुका है, जो मांसल शरीर वाला एक विशाल टैंक जैसा है, जो राक्षसों का मांस खाकर जिंदा रहता है और अपनी एक उंगली से गोबलिन को कुचल सकता है। इस दुनिया में बारबेरियन बेहद शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से कठोर होते हैं। वे खुद किसी चलते फिरते राक्षस जैसे होते हैं। और तभी ली हांसू को एहसास होता है कि उसकी शामत आ गई है, क्योंकि ये उस क्रूर और कठिन गेम की दुनिया है जिसे वो लगातार 10 सालों तक खेलता रहा था। उसने पहली बार इसे अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बोरियत की वजह से खेलना शुरू किया था, और अब वो इसके अंदर है। वो युवा बारबेरियन के दीक्षा समारोह में खड़ा है। एक एक करके उन्हें आगे बुलाया जा रहा है ताकि वे उस हथियार को चुन सकें जिसे वे पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे। तभी उसके पास खड़ा एक लड़का अचानक चिल्लाता है और पूछता है कि वे इस गेम में आखिर कर क्या रहे हैं। उसके घबराए हुए चेहरे और डरी हुई आंखों को देखकर हांसू तुरंत समझ जाता है कि वह भी उसी की तरह यहां बुलाया गया एक दूसरा इंसान है। हथियार बांटने वाला बूढ़ा बिना एक पल गवाए उस बेचारे के सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या उसने बोलने की हिम्मत की थी। वो बूढ़ा एक पल के लिए रुकता है, जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो, फिर मन ही मन सिर हिलाता है। और जब वो दूसरा इंसान दोबारा पूछने की कोशिश करता है कि क्या ये जगह डंजन एंड स्टोन है, तो वो बूढ़ा बिना किसी भावना के उसका गला रेत देता है। ये क्रूर दृश्य हांसू के अंदर डर की लहर दौड़ा देता है, लेकिन ये जानते हुए कि घबराहट का एक छोटा सा इशारा भी उसे मौत के घाट उतार सकता है, वो अपने जबड़े भींच लेता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा दावा करता है कि जिस व्यक्ति को उसने अभी मारा है वो कादुआ का बेटा औरम था, और कहता है कि उस पर एक दुष्ट आत्मा का साया था। वो सभी से उस तथाकथित आत्मा की बातों को अनदेखा करने के लिए कहता है और शांति से अपने अजीबोगरीब समारोह में वापस लौट जाता है। हांसू अब समझ जाता है कि जो लोग इस गेम में खींचे गए हैं उन्हें यहां दुष्ट आत्मा माना जाता है। अगर किसी को पता चला कि वो उनमें से एक है, तो अगला सिर उसी का जमीन पर गिर रहा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए वो केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे पकड़े बिना इस गेम में जिंदा रहना होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसे ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में उसके किरदार का नाम क्या है। वो इस गेम को एक बुनियादी बात न बताने के लिए मन ही मन कोसता है और पागलों की तरह किसी स्टार्ट विंडो को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वह ये जान सके, क्योंकि अभी उसका नाम जानना ही उसे जिंदा रख सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, फिर भी हांसू एक ही विचार के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो इंतजार करता है और योजना बनाता है कि अगर कोई नाम पुकारे जाने के 2 सेकंड बाद भी आगे नहीं आता है, तभी वो कदम बढ़ाएगा। वो नाम किसी दूसरे फंसे हुए खिलाड़ी का भी हो सकता है, लेकिन वो ये जोखिम उठाने का फैसला करता है। तभी वो बूढ़ा जंडेल के बेटे ब्योर्न को पुकारता है। कोई नहीं हिलता। एक छोटे से अंतराल के बाद हांसू आगे बढ़ता है, इस उम्मीद में कि ब्योर ही वो नाम है जो उसे इस दुनिया में दिया गया है। उस बूढ़े के चेहरे के हाव भाव हांसू की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते हैं, लेकिन उसे राहत मिलती है जब वो आदमी उसे बस युवा योद्धा कहता है और उसे हथियार चुनने के लिए कहता है। ये जानकर कि वो इस मुसीबत से बच गया है, हांसू एक पल के लिए मुस्कुराता है और फिर अपना ध्यान काम पर लगाता है। ब्योर्न अब जानता है कि ये बुद्धिहीन बारबेरियन जादुई शक्तियों से वंचित है, लेकिन बदले में उन्हें जबरदस्त शारीरिक ताकत मिली है। इसलिए वो खुद को क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट बनाने का फैसला करता है और शील्ड हीरो के किसी सस्ते संस्करण की तरह एक साधारण ढाल उठा लेता है। उसी पल असली दुनिया में उसका कंप्यूटर सिंक होने लगता है और उसका इन गेम डेटा चुपचाप किसी संदिग्ध एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया जाता है। पहली बार जब हांसू ने इस बारबेरियन रेस के साथ खेला था, तो उसने एक विशाल ग्रेट्सवॉर्ड चुनी थी, जो एक स्पष्ट चुनाव था क्योंकि वो दिखने में शानदार और कूल थी। लेकिन उस फैसले के कारण वो इतनी बार मरा कि वो गिन भी नहीं सकता। उसने हथियार बदलना जारी रखा, बेहतर सर्वाइवेबिलिटी की तलाश में हर संभव विकल्प का परीक्षण किया। फिर एक दिन उसे एक विचार आया कि शायद बारबेरियन सिर्फ बिना दिमाग वाले डैमेज डीलर्स नहीं है, और शायद सही तरीका टैंकिंग है। इसलिए उसने एक ढाल आजमाई, इस उम्मीद में कि यह बारबेरियन की प्राकृतिक जीवन शक्ति और ताकत के साथ अच्छी तरह मेल खाएगी। हालांकि शील्ड हीरो बनना सबसे खराब फैसला लग रहा था।
फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया, और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब परिणाम अविश्वसनीय निकले। वो विशाल ड्रैगन जैसे राक्षसों को भी हराने में कामयाब रहा और बेहद शक्तिशाली बन गया। इसलिए अब उसे भरोसा है कि उसे अपने इस चुनाव पर पछतावा नहीं होगा। तभी वो बूढ़ा गेट खोलने का आदेश देता है और घोषणा करता है कि समारोह में शामिल होने वाले बारबेरियन को अब राफोनिया शहर के भीतर भूल भुलैया में प्रवेश करना होगा। जैसे ही वो अपनी आवाज उठाता है, हर एक बारबेरियन ऐसे दौड़ने लगता है जैसे उनकी जान इसी पर टिकी हो, और ब्योन के पास शक से बचने के लिए उनके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सभी मांसपेशी प्रधान लोग बिना ये जाने आगे भागते रहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, जब तक कि उनमें से एक, जिसके पास अभी भी काम करने वाला दिमाग है, उसे एहसास नहीं होता कि करक ने उन्हें गलत दिशा में इशारा किया है। पूरा समूह तुरंत करक पर चिल्लाने लगता है कि उसे कभी नेतृत्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन ब्योन इस अराजकता पर हंसे बिना नहीं रह पाता, ये जानते हुए कि इनमें से कोई भी बुद्धिहीन मूर्ख दूसरे से बेहतर नहीं है। बेचारा करक स्वीकार करता है कि वो नेतृत्व के लिए नहीं बना है और बिना लड़े पीछे हट जाता है। तब अनार कमान संभालती है और मूर्खों का पूरा झुंड खुशी खुशी उसके पीछे हो लेता है, ये दावा करते हुए कि वो वास्तव में काफी होशियार है। लेकिन वह भी उन्हें उसी तरह की मुसीबत में ले जाती है। बारबेरियन फिर से हंगामा करने लगते हैं, चिल्लाते हुए कि उन्हें समय सीमा से पहले लेबरिन तक पहुंचना है और आनार भरोसे के लायक नहीं है। उनमें से एक सुझाव देता है कि जयन को कमान संभालनी चाहिए, लेकिन इससे और असहमति पैदा हो जाती है। ब्योन बस वही खड़ा सोचता है कि अगर ये सर्कस ऐसे ही चलता रहा तो वे समय पर लेबरिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्या ये है कि वो अपनी ओर ध्यान भी नहीं खींचना चाहता, इसलिए वो चुपचाप आनार के पास जाता है। बेचारी लड़की, जो पहले से ही थकी हुई और परेशान है, मान लेती है कि वह भी उसे दोष देने आया है। लेकिन ब्योन शांति से कहता है कि वो उसे डांटने नहीं आया है और बस लेबरिन तक पहुंचने में उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर पास के एक समूह की ओर इशारा करता है, जो आराम से टहलते हुए बारबेरियन की बुद्धि की कमी का मजाक उड़ा रहे थे। वो बस उससे कहता है कि उनका पीछा करो। आनार जल्दी से उस समूह के पास पहुंचती है और घोषणा करती है कि उसने लेबरिन का रास्ता खोज लिया है। वो आत्मविश्वास से नेतृत्व करती है और कुछ ही समय में वे बुद्धिहीन लोग अंततः प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। गेट के चारों ओर की बैंगनी चमक उन्हें राजसी लगती है और वे इसे लड़ाई का पवित्र आयाम कहने लगते हैं। ब्योन वहां खड़ा सोचता है कि क्या उसे वास्तव में इन मूर्खों के साथ रहना चाहिए या चुपचाप खिसक जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो वे इतने बेखबर है कि शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई गायब है। इस बीच हांसू, जिसने अपना अधिकांश जीवन अस्पतालों में बिताया है, सवाल करता है कि क्या उसके जैसा व्यक्ति, जिसने कभी घूंसा तक नहीं चलाया, वास्तव में डंजन के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में जीवित रह सकता है। वो लेबरिंथ में प्रवेश किए बिना राफोनिया के टैक्स का भुगतान करने का दूसरा तरीका सोचने लगता है। ये टैक्स प्रणाली गेम के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है, जहां 20 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को भुगतान करना आवश्यक है। ऐसा न करने का मतलब केवल सजा नहीं, बल्कि मृत्युदंड है। हांसू को याद है कि इस दुनिया में पैसा या तो लेबरिंथ में जाकर कमाया जा सकता है या बार जैसी जगहों पर काम करके, लेकिन बारबेरियन होने का एक बड़ा नुकसान है। ग्रामीण उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और कभी कोई उचित काम नहीं देते। बारबेरियन को लापरवाह उपद्रवी माना जाता है, इसलिए वे एकमात्र ऐसी रेस है जिन्हें गेम की शुरुआत में ही हथियार दिया जाता है। जैसे ही ब्योन वहां सोच में डूबा खड़ा होता है, समय बीतता जाता है और गेट बंद होने में केवल 10 मिनट बचे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि यह शापित गेट महीने में केवल एक बार खुलता है। इस मौके को चूकने का मतलब होगा शहर में अगले पूरे महीने जीवित रहने के लिए संघर्ष करना। उसके विचार अनियंत्रित होने लगते हैं, क्योंकि वो काम न मिलने या विकल्प खत्म होने के बारे में सोचता है। वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि अगर वो यहाँ एक और महीना रुका तो उसकी स्थिति बेहद खराब हो सकती है। लेकिन डर इतना भारी है कि उसके पैर हिलने से इनकार कर देते हैं। जब वो टूटने ही वाला होता है, तभी अनार आती है और उससे कहती है कि केवल वे ही बचे हैं और उन्हें भी जल्दी करनी चाहिए। ब्योन उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही पीछे आएगा। जैसे ही वो जाने लगती है,
आनार उसे मदद के लिए धन्यवाद देती है और पूछती है कि उसे उसकी तरह बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसे एकमात्र चतुर बारबेरियन कहते हुए जिसे उसने कभी जाना है। ब्योन चुपके से उसका मजाक उड़ाता है, ये सोचते हुए कि उसे शायद किसी दूसरी रेस में पुनर्जन्म लेना होगा। लेकिन अंत में उसे एक अस्पष्ट सलाह देता है कि उसे हमेशा काम करने से पहले सोचना चाहिए। वो लड़की सलाह को दिल से लेती है और वादा करती है कि अगर वो लेबरिन से वापस लौटी तो उसकी दयालुता का बदला चुकाएगी। उसे वापस न आने की संभावना के बारे में बोलते हुए सुनकर ब्योन पूछता है कि क्या उसे भी मरने से डर लगता है। आनार एक और सवाल के साथ जवाब देती है, ये कहते हुए कि ये तो स्वाभाविक है। वो स्वीकार करती है कि वो डरी हुई है, लेकिन कहती है कि चूंकि वो एक योद्धा के रूप में पैदा हुई है, उसके पास लड़ने और जीवित रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हांसू को एहसास होता है कि ये बारबेरियन वास्तव में कितने मानवीय हैं। वे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए वे गर्व से पेश आते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। उस पल वो उनकी सराहना करने लगता है और उनमें से एक होने पर गर्व महसूस करता है। केवल 1 मिनट बचा होने पर वो मुस्कुराते हुए गेट की ओर दौड़ता है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे हजारों किरदारों को बड़ा करने का अनुभव है और उसे विश्वास है कि वह जीवित बाहर निकल जाएगा। तभी सब कुछ काला पड़ जाता है और वो खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाता है, क्योंकि सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने सफलतापूर्वक लेवल 1 क्रिस्टल गुफा में प्रवेश कर लिया है। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। जैसे ही वो घुप अंधेरे में चलता है, उसे याद आता है कि वो इस गेम का विशेषज्ञ हुआ करता था और उसे एहसास होता है कि अगर वो बारबेरियन के मजबूत शरीर को अपने ज्ञान के साथ जोड़ सके तो जीवित रहना अभी भी संभव हो सकता है। लेकिन अब चीजें एक अजीब मोड़ लेती दिख रही है। वो थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि वो व्यावहारिक रूप से अंधा है और उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पहुंच गया है। उसे जितना याद है, गेम में लेबिरिंथ की दीवारों पर क्रिस्टल लगे होते थे, जिससे टॉर्च की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती थी। अपने बचे कुचे इंसानी दिमाग पर जोर डालते हुए वो समझता है कि ये शायद डार्कनेस रीजन, अंधेरा क्षेत्र हो सकता है। ये गुप्त अंधेरा इलाका लेवल 1 के सबसे दूर के हिस्सों में स्थित है और ये एक अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। अजीब बात यह है कि ये जगह स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होनी चाहिए थी। बियॉन्ड खुद को याद दिलाता है कि ये अब वास्तविकता है, इसलिए गेम की तरह यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर ये दुनिया यादृच्छिक रूप से शुरुआती बिंदु चुनती है तो अंधेरे क्षेत्र में पहुंचना दुर्लभ है, लेकिन फिर भी संभव है और वो इतना बदकिस्मत है कि वो इसमें फंस गया है। वो उन सभी शब्दों का उपयोग करके स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है जिन्हें वो वेबटून्स और गेम से याद कर सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता है। हार मानकर वो खुद को शांत होने के लिए मजबूर करता है और एक यादृच्छिक दिशा में चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चलते हुए वो खुद से मजाक करता है कि रेंगना शायद तेज होगा, लेकिन फिर उसे राक्षसों के जाल की संभावना याद आती है और वो सावधान रहने की कोशिश करता है। फिर भी उसका पैर सीधे एक गोबलिन के जाल में पड़ जाता है जो उसके पैर के आर पार एक कील चुभा देता है, जिससे उसके अंदर दर्द की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। एक मजबूत चरित्र शरीर में होने के कारण हांसू अपने जबड़े भींच लेता है और बिना कोई आवाज किए दर्द को सहता है, ये जानते हुए कि एक छोटी सी आवाज भी पास के किसी खतरे को आकर्षित कर सकती है। वो दर्द से जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से वाकिफ है कि जिस गोबलिन ने ये जाल बिछाया है वो संभवतः पास में ही छिपा हुआ है। हालांकि उसका एक छोटा सा हिस्सा उम्मीद करता है कि शायद वो किसी पिकनिक पर गया हो। जैसे ही उसे एहसास होता है कि इस तरह की उम्मीद उसे मार सकती है, वो सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करता है, ये सोचते हुए कि एक चीख भी गोबलिन को दौड़ते हुए ला सकती है। बियॉन्ड जल्दी से अपना पैर जाल से बाहर निकालता है और सुन्नता को फैलते हुए नोटिस करता है, जो उसे बताता है कि कोई लकवा मारने वाला जहर असर कर रहा है। वो उस बूढ़े बारबेरियन को चमड़े के जूतों के बजाय बेकार चप्पलें देने के लिए कोसता है, लेकिन जानता है कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उसका एकमात्र मौका जहर के कारण लड़ाई असंभव होने से पहले हिलना और गोबलिन का सामना करना है। यहां तक कि डर भी कम होने लगता है, शायद जहर के कारण। और तभी वो गोबलिन को सामने आने के लिए चिल्लाता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे संदेह होने लगता है कि क्या ये सब उसके दिमाग में था
और वो जाने का फैसला करता है, ये प्रार्थना करते हुए कि गोबलिन जहां भी है वही रहे। जैसे ही हमारा बारबेरियन पैर से खून बहते हुए लंगड़ाकर आगे बढ़ता है, उसे अंततः कदमों की आहट सुनाई देती है। भले ही वो जानता है कि गोबलिन अब उसके पीछे है, उसे देख न पाने के कारण वो असहज हो जाता है। वो अपनी गति तेज करता है, लेकिन फिर देखता है कि वो जीव कभी पास नहीं आता। वो उतनी ही दूरी पर रहता है और ठीक तभी रुकता है जब वो रुकता है। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, गोबलिन बस उसे खून बहते हुए मरते देख रहा है और इसका आनंद ले रहा है। उसकी डरावनी हंसी इसकी पुष्टि करती है। ये जानते हुए कि ये उसका आखिरी मौका है, वो थोड़ा आगे दौड़ता है, फिर सीधे अपने चेहरे के बल गिरने का नाटक करता है। योजना के अनुसार गोबलिन झांसे में आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये कोई साधारण मूर्ख नहीं है। वो पहले उस पर एक पत्थर फेंकता है, ये जानने की कोशिश में कि क्या वो वास्तव में मर गया है या नाटक कर रहा है। लेकिन हांसू गोबलिन को मात दे देता है और जैसे ही वो करीब आता है, वो उछल पड़ता है और उस पर एक घूंसा चलाता है, उसे बेहोश करने की उम्मीद में। दुर्भाग्य से उसकी पहुंच बहुत कम रह जाती है। फिर भी किसी तरह उसका बारबेरियन शरीर कमान संभाल लेता है, खुद ब खुद प्रतिक्रिया करता है और गोबलिन कहा है इसका स्पष्ट आभास होने पर वो चिल्लाता है कि अब गोबलिन ही शिकार है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वह उस जीव को उसकी डरावनी हंसी के लिए जमकर पीटता है, फिर दोनों हाथों से एक पत्थर उठाता है और उसे नीचे पटक देता है, जिससे गोबलिन की जान निकल जाती है। वो भयानक राक्षस बिना किसी आवाज के ढेर हो जाता है और हांसू को उस पूरी मशक्कत के लिए केवल एक एक्सपीरियंस पॉइंट एक्सपी मिलता है। जैसा कि गेम में हमेशा होता था, गोबलिन का शरीर गायब हो जाता है और पीछे एक पत्थर छोड़ जाता है, जो यहाँ करेंसी के रूप में काम करता है। लेकिन बात यह है कि ये ग्रेड 9 मैजिक क्रिस्टल है, जो शायद रोटी के एक टुकड़े के बराबर है। वो एक दयनीय मुस्कान के साथ खुद पर हंसता है कि इतनी मेहनत के बाद हाथ बस कचरा लगा। भले ही उसे उस गेम की हर बात याद है जिसे उसने कभी खेला था, वो खुद को याद दिलाता है कि उस दुनिया को इस दुनिया के साथ न मिलाए जिसमें वो अब फंसा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए वो वहां से चल देता है। पैर से अभी भी खून बह रहा है। सिस्टम उसे बार बार याद दिलाता रहता है कि उसके पैर से खून बह रहा है, जब तक कि वो खुद को फर्श पर घसीटने नहीं लगता। पता चलता है कि शायद हड्डी टूट गई है और दर्द से बचने के लिए वो उस पैर का बिल्कुल भी उपयोग न करना बेहतर समझता है। किसी तरह वह अपनी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से रेंगने में कामयाब हो जाता है। अब वो बस एक छोटा सा इनाम चाहता है, जैसे कि किसी और कष्टप्रद जाल में पैर न पड़े। वो आगे बढ़ते हुए मुश्किल से एक जाल से बचता है, लेकिन अब असली समस्या किसी को ढूंढने की है, खासकर इतना खून बहने के बाद। वो एक ही दिशा में टिका रहता है, अंधेरे को चीरते हुए, इस उम्मीद में कि वह किसी तरह जीवित बच जाएगा। जैसे जैसे मौत करीब आती है, वो समारोह वाले उस लड़के के बारे में सोचने लगता है, ये सोचते हुए कि उसका क्या हुआ होगा। क्या वह अपने पुराने शरीर में वापस जागा होगा या बस हमेशा के लिए मर गया होगा। जब वो अपनी जीवन शक्ति वाइटैलिटी के अंतिम 5% पर टिका होता है, तब उसे अंततः समझ आता है कि इंसान धर्म की परवाह क्यों करते हैं। और तभी सिस्टम फिर से पॉपअप होता है, लाल रंग में चमकते हुए ये याद दिलाता है कि अगर किसी ने जल्दी इलाज नहीं किया तो वो मरने वाला है। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, उसे आगे कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो उम्मीद करता है कि वहां कोई ऐसा है जो वास्तव में एक बदसूरत बारबेरियन की मदद करने की जहमत उठाएगा। वो अब खुद के इल्यूशंस देखने लगता है जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और बहस कर रहे हैं कि क्या वो सच में सोचता है कि कोई उसे ठीक करने आएगा। ब्यॉन को लगता है कि ये खून की कमी का असर है, लेकिन उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे अभी भी होश में रखती है, उसे जीवित रहने की जिद के साथ आगे धकेलती है। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति एकदम नीचे पहुंचती है, पास का एक दल मरते हुए बारबेरियन को नोटिस करता है। साथ ही सिस्टम बियॉन को उसकी जीवन शक्ति को 2% तक नीचे लाने के लिए मेंटल स्टैट में एक अंक की वृद्धि के साथ पुरस्कृत करता है। दल उसके पास आता है, ये देखकर हैरान है कि वो सिर्फ एक नौसिखिया है और उन्हें ये संदिग्ध लगता है कि इतना अनुभवहीन व्यक्ति उनसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया। बियॉन बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकलता। वो अपने मन के अंदर चिल्लाता है, चुपचाप उनसे मदद की भीख मांगता है। दल का गोरा लड़का अपनी प्रीस्टेस उर्सिना से पूछता है कि क्या वो उसे ठीक कर सकती है।
उनके दल में एक पुजारिन को देखकर ब्योन को लगता है कि वे एक हाई लेवल टीम होने चाहिए और वो राहत की सांस लेता है। लेकिन चीजें तब खराब हो जाती हैं जब उर्सिना रूखेपन से इनकार कर देती है। तब वो गोरा लड़का पतरान से एक पोषण देने के लिए कहता है जिसे उन्होंने आपात स्थिति के लिए बचा कर रखा था। वो ढक्कन खोलता है और ब्योन को खुद को संभालने के लिए कहता है, चेतावनी देते हुए कि ये कोई कोमल आशीर्वाद नहीं है और इसमें बहुत दर्द होगा। ब्योन की जीवन शक्ति लगभग तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही पोषण असर करता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से पिघल रहा है। दर्द असहनीय है, इतना कि किसी को भी पागल कर दे। तभी उसे अंततः समझ आता है कि गेम में युद्ध के बीच में पोषण के उपयोग की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि दर्द ही किसी को बेहोश कर सकता था। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ठीक हो जाता है और वो किसी तरह अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर दंग है कि वो जीवित है। वो गोरा लड़का उसे उत्सुकता से देखता है और पूछता है कि एक नौसिखिया उनसे पहले इस जगह तक कैसे पहुंचा। वो जानकारी खरीदने का प्रस्ताव भी देता है अगर ये कोई गुप्त छोटा रास्ता निकला। ब्योन को एहसास होता है कि दूसरों से आगे होना ही उसे बचा गया, क्योंकि वो गोरा लड़का केवल जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी ले रहा था। फिर भी ये शायद सबसे अच्छा है, क्योंकि बिना किसी कारण के किया गया एहसान किसी भी चीज से अधिक संदिग्ध लगता है। इसलिए हमारा लड़का सबसे सुरक्षित जवाब देता है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता कि वो यहां कैसे पहुंचा, क्योंकि जिस क्षण उसने लेबरिंथ में प्रवेश किया वो पहले से ही इसी स्थान पर था। वो गोरा शूरवीर आश्वस्त लगता है और कहता है कि उसने कभी पढ़ा था कि डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी कभी कभी किसी को सीधे अंधेरे के बाहरी इलाके में पहुंचा सकती है। हालांकि ऐसा होने की संभावना इतनी कम है कि ये हर 100 साल में केवल एक बार दर्ज की जाती है। ब्योन अपने दांत पीस लेता है, ये जानते हुए कि जिस दुस्वप्न से वो अभी गुजरा है वो ऐसा कुछ नहीं है जिसका इस मध्यम से उच्च स्तरीय दल ने कभी सामना किया हो। जैसे ही वे जाने लगते हैं वो गोरा लड़का उसे दिलचस्प कहानी के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि पोषण की कीमत की चिंता न करे। तभी हमारा लड़का समझ जाता है कि वह कितना भाग्यशाली था कि कोई रुका और उसकी मदद की। हालांकि उसे जीवित रहने के लिए खुश होना चाहिए, उसका बारबेरियन दिल दया का पात्र बनने के विचार से घृणा महसूस करता है। इस बीच उसे पीछे छोड़ने के बाद वो दल आपस में बातें करता है कि बारबेरियन कितना भाग्यशाली था। उनमें से एक पोषण वाले लड़के को चिढ़ाता है, जिस पर वो जवाब देता है कि अगर उर्सिना जैसे पुजारिनों की बात होती तो वे शायद एक बारबेरियन के गायब होने की परवाह भी नहीं करते। पुजारिन का चेहरा चुपचाप लटक जाता है और चीजें बिगड़ने से पहले तीरंदाज लड़की उसके लिए बीच बचाव करती है। दृढ़ता से कहती है कि अगर मंदिर के नियमों ने उसे नहीं रोका होता तो वो बारबेरियन की मदद जरूर करती। वो फिर पोषण वाले लड़के से लिपट जाती है और उससे कहती है कि वो ड्रे से कुछ सीखे, क्योंकि उस गोरे ने बारबेरियन से गुप्त रास्ते के बारे में सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि वो बुरा महसूस न करे, क्योंकि वो जानता है कि बारबेरियन दया के पात्र बनना कितना नापसंद करते हैं। दल चलता रहता है, लेकिन कुछ उन्हें परेशान करता रहता है। वो ये कि बारबेरियन के घिसटने के निशान खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे अंततः दूसरी मंजिल के गेट तक पहुंचते हैं और पोर्टल सक्रिय करते हैं। लेकिन जैसे ही वे कदम रखने वाले होते हैं वे जो देखते हैं उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। गेट के ठीक बगल में बारबेरियन की चप्पलें एक गोबलिन जाल में फंसी हुई है, जिसका मतलब है कि उस पागल ने कोई छोटा रास्ता नहीं लिया था और वास्तव में घुप अंधेरे में 15 किलोमीटर से अधिक रेंगकर यहां पहुंचा था। दल का बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि यह पूरी तरह से पागलपन है और हर किसी को डर महसूस होने लगता है। तभी पोषण वाले लड़के को याद आता है कि कैसे बारबेरियन ने अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाया था। उन्हें अंततः एहसास होता है कि वो बारबेरियन वास्तव में एक मैजिक क्रिस्टल पकड़े हुए था, जिसे वो बदले में देने की कोशिश कर रहा था। पोषण वाला लड़का अपनी कही हुई हर बेवकूफी भरी बात वापस लेता है और स्वीकार करता है कि बारबेरियन वास्तव में कुछ अलग ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए चलते रहने के लिए बने हुए और मौत को पलायन मानने के लिए बहुत जिद्दी। मौत के करीब से गुजरने के बाद ब्योन को और भी गोबलिन मिलते रहते हैं, हालांकि उनमें से कोई भी उसे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं देता। पहले वो थोड़ा तनाव में था, लेकिन अब जब जगह रोशनी से भरी है और उसे सब दिख रहा है तो ये राक्षस अब उसे डरावने नहीं लगते।
इस बार वो देखता है कि जाल फर्श पर हर जगह ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने बिना सोचे फेंक दिए हों। और वो गोबलिनों का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता कि वे इतने बुद्धिहीन हैं कि उन्हें मिट्टी से ढकने का विचार तक उनके दिमाग में नहीं आया। भाग्य से उनकी घात लगाने की योजना भी उतनी ही घटिया है। अब असली समस्या ये है कि उसका पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा है। वो अपना बैग चेक करता है। उसे याद आता है कि डिप्टी चीफ ने हर बारबेरियन को 1 हफ्ते का राशन दिया था। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो बैग उस रेंगने के कारण फट गया लगता है। और इसी तरह उसके पास बमुश्किल 2 दिनों का खाना बचा है। इसलिए वो खुद को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए मजबूर करता है। इस समय वो सूखी सख्त रोटी भी किसी शानदार मिठाई जैसी लग रही है। लेकिन इतना सूखा खाने से उसे और प्यास लगने लगती है। गेम में हांसू को केवल खाना ले जाने की चिंता थी। लेकिन अब जब ये कोई गेम नहीं है तो जीवित रहने के लिए पानी के बिना रहना संभव नहीं है। वो सोचता है कि अगर उस बूढ़े चीफ ने पानी नहीं दिया तो डंजन के अंदर कहीं न कहीं ताजा आपूर्ति जरूर होगी। और तभी उसे पानी की धीमी आवाज सुनाई देती है और वो उसकी ओर चल देता है। वहां उसकी मुलाकात किसी रैंडम एडवेंचरर से होती है जो फर्श पर बैठा था और बिना एक शब्द बोले चला जाता है। जैसे यहां कोई अनकहा नियम हो कि जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई बात नहीं करता। ब्यॉन फिर पत्थरों को गिनता है। उसे पता चलता है कि उसने अब तक 44 पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं। बुनियादी जरूरतों के पूरा होने के बाद उसे एक आखिरी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुका है और उसे बहुत नींद आ रही है। उसे याद आता है कि डंजन के अंदर सोने के केवल 2 व्यावहारिक तरीके हैं। एक है सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना और सो जाना, ये उम्मीद करते हुए कि रात में कोई हमला न करे। दूसरा है किसी के साथ टीम बनाना और बारी बारी से पहरा देना। लेकिन उसके डरावने बारबेरियन लुक की वजह से हर कोई उससे दूर भागता है और उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचता। यही बात ब्यॉन को पागल कर देती है क्योंकि वो बस थोड़ा सा सोना चाहता था। तभी एक मिलनसार चेहरे वाला व्यक्ति पास आता है और सहजता से पूछता है कि क्या ब्यॉन रात के साथी की तलाश में है। ब्यॉन को वो तुरंत संदिग्ध लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो उसके पास केवल इसलिए आया क्योंकि वो एक भरोसेमंद बारबेरियन लग रहा था, कोई ऐसा जो उसे सुरक्षित नींद लेने में मदद कर सके। ब्यॉन थोड़ा शांत होता है और स्वीकार करता है कि हाँ, वो भी उसी की तलाश में है। एक बार जब वे नाइट कंपेनियन बनने के लिए सहमत हो जाते हैं, जो गेम का एक वास्तविक मैकेनिक है, तो वो आदमी अपना परिचय हांसा के रूप में देता है। हांसू उसका बदला चुकाते हुए अपना परिचय ब्यॉन जंडल का बेटा के रूप में देता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। हांस कहता है कि किसी और को ढूंढने में बहुत समय लग सकता है, तो क्यों न वे दोनों ही रात साथ बिताएं। फिर वो सुझाव देता है कि वे रॉक पेपर सिजर्स खेले, ये देखने के लिए कि पहले कौन सोएगा। और निश्चित रूप से वो आदमी जीत जाता है। ब्यॉन चुपचाप अपनी खराब किस्मत को कोसता है। फिर हांस एक घड़ी निकालता है और समझाता है कि ये कैसे काम करती है, ये मानकर कि बारबेरियन को समय देखना भी नहीं आता होगा। ब्यॉन बस उसे देखता रहता है, ये सोचते हुए कि ये कितनी महंगी होगी। जब वो आदमी आराम से ऐसे सो जाता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में हो, तो ब्यॉन उसे देखते हुए सोचता है कि वो बहुत ज्यादा आराम से सो रहा है। शिफ्ट खत्म होने पर वो आखिरकार हांस को जगाता है। अब हमारे लड़के की सोने की बारी है, लेकिन किसी पर इतनी आसानी से भरोसा करना उसके स्वभाव में नहीं है। इसलिए वो सोने का नाटक करने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है, यहां तक कि उसे सच दिखाने के लिए जोर जोर से खर्राटे भी लेता है। उसके दिमाग में ये बात पक्की है कि अगर उस आदमी के इरादे गलत हुए तो वो अभी हमला करेगा, क्योंकि बारबेरियन को बेवकूफ माना जाता है। लेकिन पता चलता है कि हमारा लड़का लगातार 2 घंटे जागता रहता है और उसे मौका मिलने पर भी एक झपकी तक नहीं मिलती। जब पहरा देने की उसकी बारी फिर से आती है तो वो इतना पागल होने के लिए खुद को मानसिक रूप से फटकारता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो इसे रोक नहीं सकता। किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना उसके खून में नहीं है। वो अब इतना थक गया है कि उसे लगता है वो बस गिर जाएगा। और इससे पहले कि वो जान पाता, वो सो जाता है और तभी जागता है जब हांस उसे हिलाने लगता है, ये मना करते हुए कि वो नींद में लार टपका रहा था। हांस कहता है कि वो ज्यादा शिकायत नहीं करेगा क्योंकि उसकी शिफ्ट के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हमारा लड़का इसकी भरपाई करने के लिए कहता है कि हांस
और आराम कर सकता है और वो अगला राउंड लेगा। लेकिन वो आदमी बहुत दयालु निकलता है। वो बारबेरियन को बिना किसी शिकायत के आराम करने देता है। जब ब्यॉर्न आखिरकार अपनी सावधानी छोड़ देता है और गहरी नींद में सो जाता है, तो उसकी आंखें झटके से खुलती है और वहां वह उस आदमी को अपने ऊपर खड़ा देखता है, जिसका हथियार उठा हुआ है और वो उस पर हमला करने ही वाला है। ब्यॉर्न इसे नोटिस करता है और हमले से बचने के लिए जल्दी से उठ जाता है, जिससे हांस काफी हैरान रह जाता है। हमारा नायक गंभीर हो जाता है और ब्यॉर्न के जानलेवा चेहरे को देखकर हांस उससे रुकने और उसकी बात सुनने के लिए कहता है। उसे लगता है कि वो कोई बहाना बना रहा है, इसलिए वो गुस्से में उस पर प्रहार करता है, जबकि हांस चिल्लाता है और उसे बस इंतजार करने के लिए कहता है। उसकी ठुड्डी पर एक साफ अपकट मारने के बाद वो खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पैर डर से कांप रहे हैं। वो अभी भी उसे रुकने के लिए कह रहा है। हमारा लड़का अंधे गुस्से में सब कुछ अनदेखा कर देता है और एक शब्द भी सुनने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि ये आदमी उन गोबलिन से ज्यादा मजबूत है जो एक हिट में गिर जाते हैं, इसलिए उसे और प्रहार करने होंगे। इस बार वो उसे ढाल से मारता है और प्रभाव से हांस उड़कर दूर जा गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है। ब्यॉर्न उस पर एक घातक दबाव बनाते हुए खड़ा होता है, जबकि वो कांपता हुआ व्यक्ति बड़बड़ाता है कि उसे खेद है और वादा करता है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ब्यॉर्न अपनी आंखें सिकोड़ता है और जानना चाहता है कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। हांस सच उगल देता है और कहता है कि वो बस मैजिक क्रिस्टल चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे बेहोश कर देगा और उन्हें ले लेगा। ये सुनकर ब्यॉर्न हैरान होता है और पूछता है कि क्या उसने वास्तव में सिर्फ कुछ क्रिस्टल के लिए एक बारबेरियन पर हमला किया। हांस समझाता है कि बारबेरियन के गियर अपनी ठोस गुणवत्ता के कारण बहुत महंगे बिकते हैं। वो पूछता है कि क्या इतना सच काफी है, लेकिन हमारे लड़के को अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसे फिर से छाती पर मारता है, उसे पूरी कहानी बताने की चेतावनी देते हुए। ब्यॉर्न को यकीन है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, क्योंकि लेबिरिंथ के अंदर किसी एडवेंचरर पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। तभी हांस चिल्लाता है कि ये हार्ट है, जिससे ब्यॉर्न दंग रह जाता है। वो समझाता है कि बारबेरियन के दिल भी जादुई सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं और उनकी ऊंची कीमत मिलती है। तब ब्यॉर्न को समझ आता है कि ये आदमी उसे एक चलते फिरते लूट के बैग के रूप में देख रहा है। वो पूछता है कि हांस ने ये कोशिश पहले तब क्यों नहीं की जब वो सो रहा था, और हांस सहजता से जवाब देता है कि उसे भी नींद की जरूरत थी। ये सुनने के बाद ब्यॉर्न को लगता है कि ये आदमी न केवल चालाक है, बल्कि बहुत सावधान भी है। हांस फिर पूछता है कि क्या अब जबकि उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, ब्यॉर्न उसे माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा नायक मुस्कुराता है और कहता है कि उसे उसके जैसे और भी लोग मिलते रहेंगे जो दया की भीख मांगेंगे, लेकिन वो इतना नरम दिल नहीं है जो इसे बस जाने दे। हांस जोर देता है कि वो दूसरों जैसा नहीं है और शहर वापस लौटने पर अपना सब कुछ उसे देने का वादा करता है, ये कहते हुए कि ब्यॉर्न को पछतावा नहीं होगा। लेकिन हमारा लड़का इस कचरे की दयनीय फुसफुसाहट को अनसुना कर देता है और इसी तरह गेम में अपने पहले पूरे दिन वो एक आदमी की हत्या कर देता है। दूसरे दिन तक वो खुद को जिंदा रखने के लिए ठोस गियर से लैस हो चुका है। अब वो किसी खोए हुए गुफा मानव की तरह आधा नंगा नहीं घूम रहा है, बल्कि वो बोतल बंद पानी पीता है, कंपास से अपनी दिशा चेक करता है, घड़ी से समय देखता है और घावों के लिए पोषण का उपयोग करता है। ये काफी विडंबनापूर्ण है कि एक आदमी को जान से मारने के बाद ही वो एक सामान्य आदमी की तरह जी पा रहा है। फिर भी वो अब इतना शक्तिशाली है कि एक हथौड़े के वार से गोबलिन को कुचल सकता है। शुरुआत में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़ने में इतना अच्छा होगा, इसलिए उसने हथियार भी नहीं चुना था। वो अभी भी अपनी मध्यम आयु वर्ग के जापानी व्यक्ति वाली मानसिकता में फंसा हुआ था। लेकिन अब बारबेरियन होना बहुत अलग महसूस होता है। लेबिरिंथ में दूसरे दिन गोबलिन जोड़ों में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन नए गियर के साथ उसके स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं। ब्यॉर्न अच्छी प्रगति करता है, फिर भी बिना रुके लड़ाई और नींद की कमी के कारण थकान होने लगती है। हमारे लड़के को लगता है कि उसके पास रात को पहरा देने के लिए कोई साथी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि किसी दूसरे हांस द्वारा पीठ में छुरा घोंपने से बेहतर गोबलिन द्वारा मारा जाना है। वो चिढ़ महसूस करता है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है, गोबलिन उसके ठीक सामने आ जाते हैं। वो गुस्से में उन पर प्रहार करता है,
वो अपनी पीठ एक दीवार से टेका देता है और मानता है कि उसने आसपास के सभी गोबलिनों को खत्म कर दिया है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी एक गोबलिन उसे नींद में ही चाकू मार देता है और वो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। दूसरा उसे देखकर भाग जाता है, लेकिन ब्योन शुक्रगुजार महसूस करता है कि वो भाग गया, क्योंकि उसके पीछे जाने की उसमें ताकत नहीं बची थी। उसे एहसास होता है कि अगर वो थोड़ा छोटा होता या गोबलिन थोड़ा और ऊपर कूदा होता तो उसका गला रेत दिया गया होता। वो घाव को देखता है और जानता है कि उसे इसे ठीक करना होगा। हालांकि एकमात्र विकल्प एक पोषण है जो घाव से भी ज्यादा चुभता है। 14 घंटे बीत जाते हैं और खिलाड़ी रात के साथियों की तलाश करने लगते हैं, लेकिन ब्योन जानता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बारबेरियन के दिल की अच्छी कीमत मिलती है। इस स्थिति में एकमात्र व्यक्ति जिस पर उसे विश्वास है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरा बारबेरियन है। इसलिए वो एक को ढूंढने निकल पड़ता है। कल के विपरीत अब कई इंसान उससे रात का साथी बनने के लिए पूछते हैं, क्योंकि वो खून से लथपथ है और उसका एक जूता गायब है। इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो नर्क से होकर वापस आया हो। पहले वो बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन अब वो हर उस व्यक्ति से कहता है जो उसके पास आता है कि वो केवल एक बारबेरियन की तलाश कर रहा है। एक इंसान ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि उसे शायद कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंजिल पर शायद 100 से भी कम बारबेरियन बचे हैं, क्योंकि ज्यादातर पहले ही उच्च स्तरों पर जा चुके हैं। ये कहने के बाद वो आदमी उसे शुभकामनाएं देता है और चला जाता है। ब्योन को थोड़ा दुख होता है कि उसके जैसा ताकतवर व्यक्ति इस मंजिल पर संघर्ष कर रहा है। वो समझता है कि किसी और बारबेरियन के मिलने की उम्मीद करना बेकार है। चूंकि वो इंसानी साथी नहीं चाहता, इसलिए उसे किसी दूसरी रेस के व्यक्ति को ढूंढना होगा। वे इंसानों से कम हो सकते हैं, लेकिन बारबेरियन से संख्या में अधिक है। वो कोई ड्वार्फ हो सकता है या शायद कोई एल्फ। अधिकांश अन्य जातियों में गर्व और वफादारी की भावना होती है, इसलिए वे इंसानों की तरह एडवेंचरर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो लालच में अंधे होते हैं। इस चुनाव को करने और लगभग 1 घंटे तक भटकने के बाद हमारा लड़का अंततः एक एल्फ लड़की को देखता है जो एक कोने में घायल बैठी है और घबराहट में इधर उधर देख रही है। ब्योन उससे पूछता है कि क्या वो अकेली है, और जैसे ही वो उसे देखती है वो अपने धनुष को पकड़ते हुए पूरी तरह से डरी हुई दिखती है। उसे लगता है कि वो बस अपना बचाव कर रही है, और ईमानदारी से कहें तो वो उसे दोष नहीं दे सकता। जैसे ही वो करीब से देखने के लिए कदम बढ़ाता है, वो तुरंत उसके पेट पर घाव नोटिस करता है, जो स्पष्ट रूप से गोबलिन के खंजर से नहीं लगा है। वो पूछता है कि क्या किसी इंसान ने उसके साथ ऐसा किया, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो अपने घुटनों पर गिर जाती है और उससे मदद की भीख मांगती है। वो चकित रह जाता है, क्योंकि वह उससे बस एक बार छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसका एक छोटा भाई उसका इंतजार कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया उसे दंग कर देती है, क्योंकि एल्फ आमतौर पर अभिमानी होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ वह एक असहाय स्थिति में है। इसलिए वो हवा साफ करने का फैसला करता है। वो उसे एक गर्म मुस्कान देता है और उसे आश्वासन देता है कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन किसी तरह वह एक सीरियल किलर जैसा लगता है और उसे दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंचा देता है। वो पूछती है कि क्या वह सच में ऐसा करने की योजना बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बारबेरियन है। वो चिढ़ जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर बारबेरियन ने ऐसी शापित प्रतिष्ठा कैसे अर्जित की। इन सब बातों को किनारे रखते हुए वो उसे पहले अपने घावों के इलाज पर ध्यान देने के लिए कहता है और कहता है कि वे बाद में बात कर सकते हैं। वो उसे कुछ पट्टियां थमाता है जिन्हें वो तुरंत हीलिंग हर्ब्स के रूप में पहचान लेती है। उसे लगा था कि वे जहरीले हैं। वो उससे पूछता है कि क्या दूसरों की मदद करने के लिए वास्तव में किसी कारण की आवश्यकता होती है। हालांकि अंदर ही अंदर उसका लक्ष्य उसका रात का साथी बनना है। हमारा नायक उसे अपना इलाज करने के लिए कहता है, जबकि वो पहरा देता है, क्योंकि वो अभी उससे भी बुरी हालत में है। जब वो अपना काम पूरा कर लेती है और अब कम सतर्क है, तो वो सोचता है कि अब परिचय का सही समय है। वो अपना परिचय ब्योन के रूप में देता है और वो हिचकिचाते हुए जवाब देती है कि उसका नाम इरविन है। वो उससे पूछता है कि वो उससे इतनी डरी हुई क्यों है, और वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बारबेरियन है जबकि वो एक एल्फ है, और दोनों जातियों में सदियों से दुश्मनी है। वो पहली बार उनके बीच के इस तनाव के बारे में सुन रहा है,
क्योंकि गेम में उसे हमेशा लगता था कि उनके संबंध अच्छे थे। वो जल्दी से जोड़ती है कि हालांकि वो कोई रंजिश नहीं रखती, क्योंकि युद्ध 10 साल पहले ही खत्म हो गया था। फिर भी उसे ये सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गेम की टाइमलाइन के बाद से कितना समय बीत चुका है। किसी भी तरह उसके पास अभी किसी और को ढूंढने का मौका नहीं है। वो उससे कहता है कि उसके मन में भी कोई दुर्भावना नहीं है। वो अंततः उससे पूछता है कि क्या वह उसकी रात की साथी बनना चाहती है। वो कहती है कि उसके योद्धा का सम्मान एक बड़ी बात है, और उससे इस पर कसम खाने के लिए कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि वो बदले में अपने कबीले के नाम पर कसम खाएगी। वो कसम खाता है। इसके साथ ही वो राहत महसूस करता है कि वो आखिरकार आराम कर सकता है। वो उसे बताता है कि वो पहले सोएगा, और उसे एक जेब घड़ी थमाता है। जमीन पर लेटते हुए वो चिढ़ महसूस करता है कि नींद लेना भी एक मिशन बन गया है। वो 10 मिनट तक सोने का नाटक करने का फैसला करता है, लेकिन तुरंत सो जाता है। अचानक वो उसे जगाती है, और एक पल के लिए उसे लगता है कि कोई आपात स्थिति है, लेकिन वो सहजता से कहती है कि 2 घंटे पहले ही बीत चुके हैं। उसे एहसास होता है कि वो ठीक से नाटक भी नहीं कर पाया। वो उसे कंबल और तकिया देने का फैसला करता है। जैसे ही वो उन्हें लेती है, वो खुशी से झूम उठती है और सो जाती है। उसे देखकर वो अनुमान लगाता है कि वो भी बहुत थकी हुई होगी। ऐसा लगता है जैसे वे इस नर्क में 5 दिनों से हैं, हालांकि केवल 3 ही बीते हैं। वो खुद को याद दिलाता है कि अगर वो वापस जा भी सका, तो वहां उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। पहरेदारी के कुछ और फेरों के बाद घड़ी अगले चरण के करीब पहुंचती है। वो सोचने लगता है कि शायद उसे फिर से टीम बनाने के लिए पूछना चाहिए। एक एल्फ के रूप में वो लड़ाई में एक वास्तविक संपत्ति हो सकती है, लेकिन उसे टीम बनाने का मतलब इनाम को बांटना है। इससे उसकी लूट कम हो जाएगी। लेकिन पिछले 3 दिनों से गोबलिन बुरी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। उसे एक सुरक्षित नींद और बड़े मुनाफे में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले कि वो फैसला कर पाता, 2 एडवेंचरर आते हैं और इरविन को उसके गियर से पहचान लेते हैं। वे उसकी ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका एल्फ के साथ क्या रिश्ता है। बियॉन उन्हें वही बताता है जो वे देख सकते हैं, कि वो उसकी रात की साथी है। मोटो लड़का ये देखकर हैरान है कि एक बारबेरियन और एक एल्फ साथ सो रहे हैं, और फिर पूछता है कि कितना समय बचा है। बियॉन जवाब देता है कि उसे गंदे इंसानों को जवाब देने की कोई मजबूरी नहीं है। ये सुनकर वे फिलहाल के लिए चले जाते हैं। बियॉन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और वे इरविन के लिए यहां आए हैं। वो उसे जगाता है और कहता है कि चलने का समय आ गया है, लेकिन वो उठने से मना कर देती है। वो उसे जल्दी उठने के लिए मजबूर करता है, जो उसे डरा देता है, और पूछती है कि वो सोने का नाटक क्यों कर रही है। वो उसे बताती है कि उसे लगा कि अगर वो जाग गई तो वो उसे अकेला छोड़ देगा। वो उससे पूछता है कि उन दोनों के साथ क्या चल रहा है। वो कहती है कि वे शायद उसी कबीले के हैं जिसने उस पर हमला किया था, क्योंकि वे वही प्रतीक पहनते हैं जो क्रिस्टल ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। ये सुनकर हमारे लड़के को लगता है कि उसे चीजों के बिगड़ने से पहले अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वो उसे विस्तार से बताने के लिए कहता है, और वो समझाती है कि कैसे लेब्रिंथ में उसके पहले दिन सब कुछ शुरू हुआ, जब वो उनके साथ रात की साथी बनी। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वो जल्दी उठी और देखा कि वो उस पर खुद को थोपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो भागने में सफल रही। बाद में उसे पता चला कि वो एक कबीले का नेता है। उसके कबीले के लोगों ने उसका पीछा किया, जिससे वो घायल हो गई। बियॉन पूछता है कि ये कैसे संभव है। उसे लगता है कि वे मैसेज स्टोन्स के जरिए उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो और जानकारी मांगता है, और वो समझाती है कि वे रहस्यमयी उपकरण हैं जो आपको दूसरों से बात करने देते हैं, और उनकी रेंज लगभग 300 मीटर होती है। बियॉन को लगता है कि वे जादुई वॉकी टॉकी जैसे हैं। अब वो जानता है कि अगर वो इरविन को छोड़ देता है तो वो एक आसान लक्ष्य बन जाएगी। वो उससे पूछता है कि यूनियन उसका पीछा क्यों कर रही है। वो कहती है कि उसने भागते समय अपनी चाकू घुमाई थी, और ऐसा हुआ कि उसने कुछ ऐसा काट दिया जो पोषण से भी वापस नहीं बढ़ता। उसे एक नासमझ की तरह हंसते हुए देखकर बियॉन को लगता है कि उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। उसे लगता है कि उनके पीछे आने का ये निश्चित रूप से एक अच्छा कारण है। वे दौड़ते रहते हैं जब तक कि वो अचानक कुछ महसूस नहीं करती और उसे पीछे न मुड़ने के लिए कहती है। वो दूरी का अनुमान लगभग 150 मीटर लगाती है। वो जांचता है कि क्या वो ठीक है,
क्योंकि वे और तेज जाने वाले हैं। बियॉन फैसला करता है कि उन्हें उनका पीछा करने वाले का ख्याल रखना होगा, क्योंकि दूरी कम नहीं हो रही है। साथ ही इस बात की पूरी संभावना है कि पीछा करने वाला दूसरों को उनकी लोकेशन बता रहा है। वो उससे पूछता है कि उसकी ताकत क्या है, और वो सीधे चेहरे के साथ जवाब देती है कि वो कपड़े धोने और सफाई में बहुत अच्छी है, लेकिन खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। चिढ़कर बियॉन सवाल दोहराता है और इरविन चमकते हुए शेखी बघारती है कि वो एक शीर्ष स्तर की तीरंदाज है और थोड़ी फ्लेम स्पिरिट मैजिक का भी उपयोग कर सकती है। बियॉन फिर पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है, और वो एक सेकंड के लिए जम जाती है। विचार उसे डराता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है कि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ तो वो ऐसा करेगी। ये सब सुनने के बाद बियॉन पूछता है कि क्या वो लेब्रिन से बाहर निकलने तक उसके साथ टीम बनाना चाहती है। इरविन चमक उठती है और कहती है कि वो तैयार है। हमारा नायक पूछता है कि दुश्मन कितनी दूर है, और वो कहती है कि ये घटकर 100 मीटर रह गया है। वो देखता है कि वे पूरी गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन दूरी कम हो रही है। इसलिए वो पीछे हटने की योजना छोड़ देता है और लड़ने का फैसला करता है। वो उसे शक्ति बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि वे अलग होने और हमला करने वाले हैं। जब उसे लगता है कि वे काफी करीब पहुंच गए हैं, तो बियॉन उसे संकेत देता है। इरविन बिना पलक झपकाए तीर चला देती है। वो सीधे दुश्मन के सिर के आर पार हो जाता है और वो तुरंत गिर जाता है। वो इसके बारे में बुरा महसूस करती है, लेकिन बियॉन उसे आश्वस्त करता है कि उसने वही किया जो किया जाना चाहिए था। वो लाश के पास जाता है और एक हरा पत्थर उठाता है। जैसे ही वो उसके हाथ को छूता है, एक आवाज गूंजती है। वो रिपोर्ट करता है कि एल्फ और बारबेरियन का पीछा करते समय सर्टन मारा गया है, और सुनने वाले को गोब्लिन जिले में इकट्ठा होने के लिए कहता है। लाश को लूटने के बाद बियॉन जमीन पर गिर जाता है। उसे उम्मीद थी कि इस आदमी के पास कुछ अच्छा सामान होगा, लेकिन वास्तव में वहां कुछ खास नहीं है। इरविन अब चमड़े के कपड़ों में सजी हुई है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये हरा पत्थर कैसे काम करता है। वो कहती है कि किनारे पर एक बटन है, और जब बियॉन उसे दबाता है तो पत्थर प्रसारण शुरू कर देता है। संदेश घोषणा करता है कि सर्टेन को मार दिया गया है, और जिस एल्फ का वो पीछा कर रहा था वो अब एक बारबेरियन के साथ गोब्लिन जिले में छिपी हुई है। इनाम पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर इरविन सदमे से लगभग सुन्न हो जाती है। बियॉन उसे न घबराने के लिए कहता है, क्योंकि वे बाहरी इलाके की ओर जा रहे हैं। वहां से वे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। इरविन उसे ऐसे देखती है जैसे वो पागल हो गया हो। वो शांति से कहता है कि हाँ, वे जा रहे हैं। वो कहती है कि पहली और दूसरी मंजिल दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। वो कहता है कि जब तक वे प्रवेश द्वार के पास रहेंगे, सब ठीक रहेगा। उसे लगता है कि अब जब वे एक पार्टी बना रहे हैं, तो पहली मंजिल उन्हें वो लूट या अनुभव नहीं देगी जिसकी उन्हें जरूरत है। इरविन हिचकिचाती है। तभी ब्रॉडकास्टर वापस आता है और कहता है, जो भी एल्फ को पहले ढूंढेगा वो 10,000 स्वर्ण सिक्कों के साथ उसके साथ जो चाहे कर सकता है। इरविन डर से फिर जम जाती है, लेकिन बियॉन उसे आश्वासन देता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। एक और आवाज आती है कि वो उसके अंग भी काट सकता है अगर वो विरोध करे। जवाब मिलता है कि जब तक महत्वपूर्ण हिस्से बरकरार हैं, सब ठीक है। कांपते हुए भी इरविन बियॉन से कहती है कि वो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए तैयार है। वो चुपचाप मुस्कुराता है। इरविन फिर पूछती है कि क्या उसे दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता पता है। वो स्वीकार करता है कि उसे सटीक रास्ता नहीं पता, लेकिन कहता है कि अगर वे उत्तर की ओर बढ़ते रहे तो वे इसे ढूंढ लेंगे। डंजन को इस तरह से सेट किया गया है कि अगर कोई परछाइयों का पीछा करता रहे तो वो अंततः एक पोर्टल तक पहुंच जाएगा जो अगले स्तर की ओर ले जाता है। अचानक इरविन उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो आगे एक गोब्लिन जाल देखती है। बियॉन पहले उलझन में है। उसे जल्दी से समझ आता है कि जाल आमतौर पर रोशनी वाले क्षेत्रों में इतनी बार नहीं दिखाई देते। वो उसे संभालने का प्रस्ताव देती है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। बियॉन उसे चेतावनी देता है कि वो अग्नि शक्ति का उपयोग न करे, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा बचाने की जरूरत है। और तभी अंधेरे से कुछ गोब्लिन बाहर निकलते हैं। वो एक झटके में पीछे हटती है, एक पर सटीक निशाना लगाती है और दूसरे को भी खत्म कर देती है। एक गर्वित चमक के साथ वो बियॉन से पूछती है कि उसने कैसा किया। उसके द्वारा ये कहे जाने के बाद कि उसने बहुत अच्छा किया,
वो उसे कुछ मैजिक क्रिस्टल देती है और पूछती है कि क्या उसे 10 में से एक मिल सकता है। वो कहती है कि वो अपने भाई के लिए कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त बचत करना चाहती है। बाद में ब्रॉडकास्टर वापस आता है और घोषणा करता है कि इनाम दोगुना होकर 20,000 स्वर्ण हो गया है और वे उसे जिंदा या मुर्दा चाहते हैं। इरविन ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन ब्योन उसे फिर से आश्वस्त करता है। वो कहता है कि अंधेरे में उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। वो उसे पीछे नजर रखने के लिए कहता है, जबकि वो नेतृत्व करता है। अगर गेम मैकेनिक सही है तो घूल्स तभी हमला करते हैं जब कोई सीमा के अंदर आता है। जैसे ही वो उस क्षेत्र में कदम रखता है, घूल्स तुरंत हमला कर देते हैं। वो अपनी ढाल से उन्हें रोकता है और अपने हथौड़े से उन्हें कुचल देता है। गोब्लिन की तुलना में घूल्स तेज और मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी निचले स्तर के ही होते हैं। वे उत्तर की ओर बढ़ते रहते हैं जब तक कि अंततः वे अपने तीसरे दिन तक नहीं पहुंच जाते। अचानक इरविन फर्श पर खून और रोटी का एक टुकड़ा देखती है और कहती है कि ये गोब्लिन का खून नहीं लग रहा है। लेकिन ब्योन तुरंत जान जाता है कि ये क्या है। ये वही स्थान है जहां वो लेबिरिंथ में फेंके जाने के बाद पहली बार उतरा था और ठीक इसके पीछे पोर्टल था। जैसे ही यादें ताजा होती हैं, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हथौड़ा जमीन पर मारता है। पोर्टल वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। ये महसूस करना कि वो सारी दुर्दशा को छोड़ने के कितने करीब था, उसके खून को खौला देता है। इरविन धीरे से कहती है कि ये एक कठिन यात्रा रही है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। वो पूछता है कि क्या वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इरविन स्वीकार करती है कि वो डरी हुई है, लेकिन उसके साथ होने से वो सुरक्षित महसूस करती है। इसके साथ वे दोनों पोर्टल में कदम रखते हैं और ब्योन चुपचाप सोचता है कि वो थोड़ी अजीब है। दूसरी ओर दोनों ऊपर से गिरते हैं। इरविन तो सही से उतर जाती है, जबकि बेचारा ब्योन धड़ाम से जमीन पर गिरता है। इरविन खुद से बहुत प्रभावित दिखती है क्योंकि ये उसका पहली बार था। ब्योन उसे तीव्रता से देखता है। वे पहले क्षेत्र की जांच करने के लिए सहमत होते हैं और ब्योन सोचता है कि क्या ये दूसरी मंजिल पर गोब्लिन वन का उत्तरी भाग हो सकता है। उनके पीछे एक पोर्टल खुला रहता है जो सीधे पहली मंजिल की ओर जाता है। वो 50 मीटर के दायरे में जीवन का एक छोटा सा संकेत भी नहीं पकड़ पाता। सितारों के कारण उसे चीजें स्पष्ट दिखती है। इरविन पूछती है कि क्या ये वास्तव में दूसरी मंजिल है, क्योंकि उसने कभी इसके जंगल होने के बारे में नहीं सुना। वो बताता है कि 4 अलग अलग पोर्टल हैं और प्रत्येक आपको पूरी तरह से अलग क्षेत्र में छोड़ता है। ये सुनकर उसे याद आता है कि चाहे आप कहीं भी उतरें, सभी रास्ते अंततः तीसरी मंजिल की ओर ले जाते हैं, जिसकी वो पुष्टि करता है। वो फिर पूछती है कि अब क्या योजना है। ब्योन सवाल वापस उछालता है कि क्या वह जानती है कि लेबिरिंथ के अंदर से शहर वापस कैसे जाना है। इरविन समझाती है कि लेबिरिंथ बंद होने के बाद वे अपने आप वापस भेज दिए जाते हैं। वो कहता है कि उनके पास पहली मंजिल के लिए 168 घंटे और दूसरी के लिए 240 घंटे हैं, और एक बार जब समय शून्य हो जाता है तो लेबिरिंथ सभी को वापस बाहर फेंक देता है। वो सुझाव देता है कि वे थोड़ा अन्वेषण करें। उसे घर के पास के फेरी श्राइन की याद आती है। वो उसे ठीक वही कदम रखने के लिए कहती है जहां वो कदम रखती है, क्योंकि ये क्षेत्र जाल से भरा है। वो कहता है कि उसे कोई जाल नहीं दिख रहा है और फिर देखता है कि वो आत्मविश्वास से पत्तों के ढेर पर एक पत्थर फेंकती है जो तुरंत एक जाल को सक्रिय कर देता है। इरविन ये करने के बाद बहुत खुश दिखती है और ब्योन खुद को स्वीकार करता है कि वो वास्तव में अब भरोसेमंद लग रही है, लेकिन इसे जोर से कहने के बजाय वो बस इसे टाल देता है और अपनी बेहतरीन गुफामानव आवाज में बड़बड़ाता है, औरत पत्थर फेंकने में अच्छी है। इरविन उसकी प्रतिक्रिया पर दंग रह जाती है। वो उससे कहता है कि छोटी जीत पर ज्यादा उत्साहित न हो। तभी वो गंभीर हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसे हर जगह जाल दिख रहे हैं, लेकिन गोब्लिन का कोई निशान नहीं है। आमतौर पर गेम में ये क्षेत्र गोब्लिन दस्तों और कभी कभी म्यूटेंट से भरा होता था। वे जाल साफ करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं। एक बार जब वे इसे खत्म कर लेते हैं तो ब्योन उसे एक सच्ची तारीफ देता है। वो ये भी सोचता है कि इस मंजिल पर जाल पहली मंजिल की तुलना में प्राकृतिक खतरों की तरह अधिक महसूस होते हैं, और कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। अचानक इरविन को पास में गोब्लिन का एक समूह महसूस होता है और ब्योन जल्दी से पूछता है कि कितने हैं।
वो कहती है कि वो संख्या के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं है, लेकिन वे 10 से अधिक है। बियॉन लड़ने का फैसला करता है और पूछता है कि वे बिना देखे कितना करीब जा सकते हैं। इरविन जवाब देती है कि अगर वो अकेले जाती है तो वो लगभग 30 मीटर तक दूरी कम कर सकती है। वो किसी भूत की तरह आगे बढ़ती है, एक भी आवाज नहीं करती। कुछ दूरी तय करने के बाद वो उसे संकेत देती है और सीधे गोब्लिन समूह में एक तीर चलाती है। जैसे ही वो संकेत देखता है, बियॉन बिना रुके हमला कर देता है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि दूसरी मंजिल अलग है, क्योंकि गोब्लिनों की संख्या सामान्य से लगभग तिगुनी है। समूह में एक गोब्लिन योद्धा भी है, लेकिन डरने के बजाय उसका बारबेरियन दिल जोश से भर जाता है। वो गोब्लिनों से एक रेकिंग बॉल की तरह टकराता है, उन्हें अपने हथौड़े से कुचलता है और अपनी ढाल से पीटता है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन चमकता है कि उसने सभी गोब्लिनों को खत्म कर दिया है और उस पहले जत्थे से 11 मैजिक क्रिस्टल हासिल किए हैं। बियॉन इस आसान स्कोर के बारे में अच्छा महसूस करता है। वो इरविन को 2 क्रिस्टल दान करता है, जो वादे से दोगुना पाकर रोमांचित दिखती है। बियॉन कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं और अधिक गोब्लिन पैक दिखाई देने लगते हैं, और इस बार उनमें से एक में एक गोब्लिन तीरंदाज भी है, लेकिन वो गायब होने लगता है। बियॉन इरविन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से स्टील्थ मैजिक का उपयोग कर रहा है। वो नोटिस करता है कि इन तीरंदाजों की वजह से लड़ाई और अधिक कष्टप्रद हो रही है। फिर भी हारने का विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आता। जबकि वो पागलों की तरह प्रहार कर रहा होता है, तीरंदाजों में से एक चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल से चेहरे पर लगने वाले तीर से बच पाता है। बियॉन अपने हथौड़े के साथ तीरंदाज पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है। 15 घंटे से अधिक समय तक लगातार लड़ने के बाद दोनों आखिरकार ब्रेक लेते हैं और इरविन तुरंत गिर जाती है। बियॉन उसे पहले सोने का प्रस्ताव देता है और वो बिना सोचे तुरंत स्लीपिंग बैग मांगती है। वो खर्राटे लेने लगती है और बियॉन को लगता है कि शायद वो अब सुरक्षित महसूस करती है। रात के आकाश को देखते हुए वो अपनी शिकार यात्रा के बारे में सोचता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि एक्सप्लोरर्स गोब्लिन से कहीं अधिक भयानक होते हैं। एक बिंदु पर उसके मुंह से अनजाने में निकल जाता है कि वो सुंदर है, जिसे वो तुरंत पकड़ लेती है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। वो मुस्कुराती है और वापस सोने का नाटक करती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसे कोई दोषपूर्ण एल्फ तो नहीं मिल गई। चौथे दिन तक वे अभी भी गोब्लिन की आबादी कम कर रहे हैं। 7वां दिन आता है और पहली मंजिल पर वापस जाने का समय हो गया है। इरविन शिकायत करती है कि बाहर निकलते ही वो ढेर हो जाएगी। वापस जाते समय वो उसे जाल के प्रति सावधान रहने की याद दिलाती है, क्योंकि वे शायद अब तक रीसेट हो गए होंगे। वो फिर इशारा करती है कि लगभग 70 मीटर आगे एक गोब्लिन समूह है। बियॉन बिना पलक झपकाए कहता है कि वे उनसे लड़ रहे हैं। बियॉन दहाड़ता है और उन्हें मिट्टी में मिलाना शुरू कर देता है, जबकि इरविन तीरंदाजों को संभालती है। बियॉन आराम से आंखें बंद करके वार रोकता है। काम खत्म करने के बाद वो उसके कौशल की तारीफ करता है, जिससे वो पागलों की तरह शर्मा जाती है। वो घबराहट में स्वीकार करती है कि उसे यकीन नहीं था कि आखिरी वाला मर गया था। उसे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी हो गई है। अचानक वो उसे दूर कुछ चमकते हुए देखने के लिए सचेत करती है और उत्साह से कहती है कि गोब्लिन तीरंदाज ने एक एसेंस छोड़ा है। बियॉन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो यहां देखने की उम्मीद कर रहा था। वो समझाता है कि एसेंस स्किल सिस्टम का एक हिस्सा है और एक चीट आइटम की तरह है, जो आपको उस राक्षस के आधार पर कौशल देते हैं जिससे वह आया है। लेकिन इसमें एक पेच है कि आप केवल एक सीमित संख्या ही सोख सकते हैं। उसे संदेह होता है कि यहाँ एक गिरा भी कैसे, क्योंकि यहाँ रेट व्यावहारिक रूप से 0 है। तभी एक रैंडम आवाज उन्हें काट देती है और वे खुद को एडवेंचरर्स के एक समूह के सामने पाते हैं, जो उन्हें रुकने के लिए कह रहे हैं। एक लाल बालों वाला लड़का आगे बढ़ता है, जवाब मांगता है, लेकिन बियॉन का अंतर्मन कहता है कि उसकी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए वो बिना एक शब्द बोले इरविन को पकड़ता है और उसे सीधे एसेंस की ओर उछाल देता है। उसे इसे सोखने के लिए मजबूर करता है। लाल बालों वाला पूरी तरह पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि वो एसेंस उनका था। बियॉन दृढ़ रहता है और इरविन का समर्थन करता है। वो अनुमान लगाता है कि इन लोगों ने शायद एसेंस को महसूस किया
और इसे छीनने की उम्मीद में यहां आए। ब्यॉर्न उन्हें आगे बढ़ने की चुनौती देता है। वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं, जबकि ब्यॉर्न तुरंत इरविन पर चिल्लाता है कि पीछे मुड़कर न देखे। वो अभी भी उलझन में है, लेकिन ब्यॉर्न को विश्वास है कि वे फिर से उनसे मिलेंगे। वो जल्दी से समझाता है कि वे 4 लोगों की पार्टी थे, और चूंकि वे प्रवेश द्वार के पास है, वे संभवतः वापस शहर लौटने की योजना बना रहे हैं।